वालेकुम, माय नेम इज़ फरमानुल्लाह खान फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। आज का जो हमारा यूनिट है वो है कोलियोसिस्टाइटिस। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं। एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन कोलियोसिस्टाइटिस, डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स ऑफ कोलियोसिस्टाइटिस, enlist sign and symptom and cause of cholecystitis, discuss medical diagnosis and treatment of cholecystitis, and make nursing diagnosis and nursing interventions. कोलियोसिस्टाइटिस किसे कहते हैं? कोलियोसिस्टाइटिस रिफर्स टू अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल। हमारे पास गॉल ब्लैडर क्या है? जिसमें बाइल स्टोर होता है। तो अगर उसके वॉल को इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होती है तो इसको हम कोलियोसिस्टाइटिस कहेंगे। और यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि नॉर्मल ब्लैडर जो हमारे पास है वो इस तरह होता है, ग्रीन, और जब इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्टेड ब्लैडर हमारे पास इस तरह आ जाता है। ये इसमें बबल्स से बने हुए हैं, ये गॉल ब्लैडर स्टोन है और स्टोन की वजह से फिर हमारे पास इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन काज हो जाती है और इस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं कोलियोसिस्टाइटिस। कोलियो आता है गॉल ब्लैडर के लिए और सिस्टाइटिस जब भी होगा तो आइटस, ये कोलिसिस्ट जो है ये हमारे पास गॉल ब्लैडर के लिए, और आइटस जब भी होगा तो इसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर की वॉल्स इज कॉल्ड कोलियोसिस्टाइटिस। इसके अब टाइप हैं, एक एक्यूट कोलियोसिस्टाइटिस है, एक क्रॉनिक। एक्यूट वो होता है हमारे पास जो एकदम आपको एक पेन, सीवियर सा पेन हो जाए, सीवियर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है कम वक्त में, तो इसको कहते हैं एक्यूट कोलियोसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलियोसिस्टाइटिस इज अ सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर दैट कॉज सीवियर एब्डोमिनल पेन। कि हमारे पास गॉल ब्लैडर की सडन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत कम टाइम में सीवियर इन्फ्लेमेशन अगर हो जाती है जिसकी वजह से आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो तो इसको कहते हैं कोलियोसिस्टाइटिस। और एक क्रॉनिक कोलियोसिस्टाइटिस होता है दैट इज लॉन्ग स्टैंडिंग स्वेलिंग एंड इरिटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। और क्रॉनिक जो होते हैं वो स्टार्ट में कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और वो पेन जो है वो इतना सीवियर नहीं होता, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होती है, स्वेलिंग होती है गॉल ब्लैडर की, इरिटेशन स्टार्ट होता है और फिर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। क्रॉनिक कोलियोसिस्टाइटिस के दो टाइप है, एक कैलकुलस कोलियोसिस्टाइटिस है, वो जो हमारे पास कैल्शियम की वजह से होता है, कैल्शियम स्टोन जिसमें बनते हैं और इन्फ्लेमेशन काज हो जाते हैं, और एक कैलकुलस कोलियोसिस्टाइटिस। कैलकुलस हमारे पास 90% मैक्सिमम और एक कैलकुलस जो हमारे पास है वो 10% है। क्रॉनिक कोलियोसिस्टाइटिस किस तरह, यह आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो येलो बबल्स टाइप इसमें है और डार्क ब्राउन जो पोर्शन है ये हमारे पास इन्फेक्टेड पोर्शन है। अब देखते हैं क्या है। द ओपन गॉल ब्लैडर कंटेन अबाउट 2 डजन ब्राइट येलो कोलेस्ट्रॉल रिच गॉलस्टोन। ये गॉल ब्लैडर को ओपन किया गया है और इसमें कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल रिच गॉलस्टोन हमें आते हैं। गॉलस्टोन, जब हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो इसे गॉलस्टोन कहते हैं। द रिमेनिंग म्यूकोजा हैव अ नॉर्मल वेलवेटी अपीयरेंस। अच्छा, ये इंटरनली वेलवेटी हमारे पास होता है। जब ये नॉर्मल हो, इसको कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ना हो तो ये वेलवेटी टाइप होता है, लेकिन जब आप इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं तो वो वेलवेटी पोर्शन जो है वो थिकन हो जाता है और ब्राउन हो जाता है, डार्क ब्राउन। द कट एज ऑफ गॉल ब्लैडर वॉल एरो इज थिकन इंडिकेटिव ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और ये जो इसको अगर आप कट कर ले तो इसके वाल जो है गॉल ब्लैडर वाल वो मोटे सख्त हो जाते हैं जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और ये एक साइन है इन्फ्लेमेशन का। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है कि ये क्यों, किस तरह से होता है। गॉल स्टोन काज स्टेसिस ऑफ बाइल, मीनिंग बाइल इज नॉट मूविंग फ्लोइंग द वे इट शुड थ्रू द बाइल डक्ट एंड इन्फेक्शन विल टेक ओवर। कहते हैं कि जब हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो वो स्टोन अगर साइज में बड़ा हो तो वो बाइल को मीन्स गॉल ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता अगर वो बड़ा हो। अगर वो बड़ा ना हो, बाइल डक्ट में स्टोन उसकी साइज कम हो, लेकिन वो वो बाइल डक्ट जो है वो उसको नैरो कर देता है, तो वहाँ से गॉल ब्लैडर जो है वो फुल एम्प्टी नहीं होता और वहाँ पे बाइल की स्टेसिस होती है। और जब जिस भी जगह हमारे बॉडी में
अगर यूरिनरी ब्लैडर है तो वहाँ पे यूरिन की स्टेसिस, गाल ब्लैडर है तो यहाँ पे बाइल की स्टेटस। ये एक बेस्ट इन्वायरमेंट है इन्फेक्शन के लिए, और फिर इस केस में हमारे पास इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज स्टेगनेट नॉट फ्लोइंग, बैक्टीरिया विल सिट एंड मल्टीप्लाई। जिस तरह के अगर हमारे बॉडी में किसी भी पोर्शन में पानी एकमुलेट हो जाए और वो मूवमेंट न करे तो वो हमारे पास इन्फेक्शन का एक ज़रिया होता है और इन्फेक्शन काज हो जाता है वहाँ पे। ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि देखो ये जो सिस्टिक डक्ट है या गाल ब्लैडर से ये जो डक्ट निकला हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें ये स्टोन है। तो अगर ये स्टोन है तो क्या होता है कि यहाँ पे बाइल हमारे पास स्टोर हो जाता है। देखो ये यहाँ हमारे पास बाइल स्टोर हो जाते हैं और वो इसके वॉल पे प्रेशर प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे स्टेसिस हो जाती है। तो स्टेसिस हो जाती है, ये एक बेस्ट इन्वायरमेंट है बैक्टीरिया की ग्रोथ का, उनके डिवीजन का। और हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाती है और गॉल ब्लैडर के जो वॉल है वो क्या हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। Although the exact mechanism of acalculous cholecystis is unclear, several theories exist. कहते हैं कि कैलकुलस तो हमें पता है कि कैल्शियम स्टोन बना हुआ है, उसने बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकला हुआ है उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो गॉल ब्लैडर में हमारे पास स्टेसिस हो जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है इन्फ्लेमेशन में। गॉल ब्लैडर के वाल जो है वो मोटे हो जाते हैं और इस कंडीशन को फिर हमारे पास कोलियोसिस्टाइटिस कहते हैं। लेकिन एक कैलकुलस जो है उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सेवरल थ्योरीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। इंजरी में बी रिजल्ट ऑफ रिटेन कंसनट्रेटेड बाइल एंड एक्सट्रीमली नोक्शियस सब्सटेंस। अगर हमारे पास कोई और स्टोन है, कैल्शियम नहीं कोई और स्टोन है, या डक्ट में कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टेसिस होती है, तो बाइल जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और कंसंट्रेटेड बाइल खुद उसी गॉल ब्लैडर को इफ़ेक्ट करता है क्योंकि वो एक्सट्रीमली नॉक्शियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और वो गॉल ब्लैडर के वॉल को इन्फेक्ट कर देता है और इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। एक ये रीज़न है। दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोलॉन्ग फास्टिंग द गॉल ब्लैडर never receive a cholecystokinin stimulus to empty, thus thus the concentrated bile remains stagnant in the lumen. हमारे पास एक हार्मोन है जिसे क्या कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। ये फूड के बाद जब हम खुराक खाते हैं तो इसके बाद ये रिलीज़ होता है और ये मैसेज प्रोवाइड करता है गॉल ब्लैडर के कि आपने एम्प्टी होना है। लेकिन अगर कोई फास्टिंग में है, हम तो मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फास्टिंग इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन अगर कोई फास्टिंग हद से ज़्यादा लंबी हो जाए, कोई शख्स हद से ज़्यादा टाइम के लिए खाना ना खाए या भूखा रहे, पानी ना पिए, फास्ट में हो, तो क्या होता है कि सिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस नहीं होता। सिस्टोकाइनिन जब प्रोड्यूस नहीं होता तो जो बाइल आपके गॉल ब्लैडर में है वो वहाँ पे स्टेसिस कर जाता है, और जब भी बाइल स्टेसिस करते हैं तो वो एक ज़बरदस्त इन्वायरमेंट होता है बैक्टीरिया के लिए या और इन्फेक्शन के लिए, और वहाँ पे इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाती है। सिस्टोकाइनिन बाय एंटीरो एंडोक्राइन सेल इन द ड्यूडिनम, और ये ड्यूडिनम से रिलीज होता है। सिस्टोकाइनिन के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिस्टोकाइनिन इज अ मेजर हार्मोन स्टिमुलस फॉर पोस्ट प्रेंडियल गॉल ब्लैडर एम्प्टी. It exerts contractile effect mainly through interaction directly with receptor on gallbladder smooth muscles in the muscular layer, but also through interaction with cholinergic nerve. यानी सिस्टोकाइनिन का मैकेनिज्म क्या है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी में सिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है और ये गॉल ब्लैडर एम्प्टी करता है दो मैकेनिज्म से। एक तो ये
कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है गॉल ब्लैडर के मस्कुलर लेयर को, ये कंट्रैक्ट करता है तो वो गॉल ब्लैडर जो है वो एम्प्टी हो जाता है। और ये एक तरीके से तो ये एम्प्टी करता है गॉल ब्लैडर को नॉर्मली जब ये प्रोड्यूस हो जाए। और दूसरा क्या है, ये हमारे पास कोलिनर्जिक नर्व जो कि एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक, दोनों पे इंटरएक्ट करके ये हमारे पास गॉल ब्लैडर की एम्प्टिंग करता है। लेकिन सिस्टोकाइनिन का कोलिसिस्टोकाइनिन कब रिलीज होगा, जब हम फूड खाएंगे। तो अगर एक शख्स से, ये अक्सर जो क्रिश्चियन होते हैं इनका 24 घंटे का रोज़ा होता है, तो उसमें भी मे बी इस तरह हो जाए आपको कि आप सीवियर फास्टिंग में होते हैं तो उस टाइम सिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस नहीं होता। जब सिस्टोकाइनिन हार्मोन आपके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता और रिलीज़ नहीं होता तो गॉल ब्लैडर जो है उसमें स्टेसिस होती है बाइल की, और वो एक नॉक्सियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के लिए एक मेजर एरिया बन जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इटियोलॉजी, इसके काजिज क्या है, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस इज मेनली काज्ड बाय कोलिलिथियासिस एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। और कहते हैं कि ये कैलकुलस कोलियोसिस्टाइसिस क्या है कि जब हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रोड्यूस हो जाए जो कि कैल्शियम का हो, कैल्शियम का प्रोड्यूस किया हो या स्टोन प्रोड्यूस हो जाए हमारे गॉल ब्लैडर में, तो वो डक जो है डक को ब्लॉक कर देता है, तो वहाँ पे स्टेसिस हो जाती है, उससे इन्फ्लेमेशन होती है। यहाँ पे लिखा है कि फीमेल सेक्स, ये फीमेल सेक्स में ये ज़्यादा होते हैं वुमेन में। उसका रीज़न, एक बुक नेट में अगर आप सर्च करें तो वहाँ पे लिखा है कि फीमेल में कोलिसिस्टाइसिस या गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल स्टोन जो है वो 2 to 3 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं देन मेन। और उसका रीज़न ये कि ये फीमेल में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर ये होते हैं। और इसमें एट्रीब्यूशन किसकी है, एस्ट्रोजन हार्मोन की। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारे पास गॉल ब्लैडर में स्टोन प्रोड्यूस करता है, और जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं तो उस दौरान एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन प्रोड्यूस हो जाता है जो कि बाद में इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर काज करता है। सर्टन एथनिक ग्रुप वो ग्रुप जो एक साथ रहते हैं कम्युनिटी में, तो कहते हैं कि उसमें भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कुछ एथनिक ग्रुप में होता है कुछ में नहीं होता। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास जो स्कैंडिनेवियन डिसेंट या पीमा इंडियंस, ये इतने ग्रुप्स हमारे पास हैं, इनमें ये गॉल ब्लैडर स्टोन ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जो हमारे पास कुछ और इतने ग्रुप जो सब सहारान अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया में ये कम होता है क्योंकि ये इतने ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। ओबेसिटी और रैपिड वेट लॉस, ओबेसिटी में ये प्रोड्यूस होता है। रैपिड वेट लॉस, अगर कोई शख्स मीन्स ओबेस है तब भी ये प्रोड्यूस हो सकता है, फैटी वगैरह की वजह से कोई वो ब्लॉक हो जाए गॉल ब्लैडर, या कोई और वजह से गॉल ब्लैडर मीन्स वो ब्लॉक हो जाए, या रैपिड वेट लॉस से भी होते हैं। मैंने आपको कहा अगर कोई शख्स सीवियर फास्टिंग में हो, मीन्स अगर एक हेल्थी पर्सन है, वेट उसका ज़्यादा है और वो कहते हैं कि मैंने ख़ुद को स्मार्ट रखना है और वो एकदम से सीवियर फास्टिंग शुरू कर ले, 2-3 दिन तक कुछ ना खाए, तो उसमें ये स्टोन प्रोड्यूस होता है और इन्फ्लेमेशन होती है। कुछ ड्रग्स हमारे पास हैं, स्पेशली जो फीमेल में हार्मोनल थेरापी हम करते हैं तो वो भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस करता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी होते हैं क्योंकि वही हार्मोनल चेंजेस की फीमेल में हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान आए तो वो इफ़ेक्ट करता है हमारे गॉल ब्लैडर को, और वहाँ पे पहले तो स्टार्ट में स्टोन प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से जब ब्लॉकेज होती है तो गॉल ब्लैडर जो है उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इंक्रीजिंग एज के साथ भी ये गॉल ब्लैडर जो है इसमें स्टोन प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि एज के साथ गॉल ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो वो कंट्रैक्ट सही से नहीं होते, गॉल ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं होता, तो वहाँ पे स्टेसिस प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो जिस तरह जो ही आपकी एज बढ़ेगी आपको रिस्क बढ़ेगा गॉल ब्लैडर स्टोन का। ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस इज काज ड्यू टू, और ए कैलकुलस जो हमारे पास है वो किस तरह, उसके काजेस क्या हैं कि क्रिटिकल इलनेस। देखो ए कैलकुलस वो जो हमारे पास कैल्शियम के बगैर कोई और स्टोन या कोई और ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ
गॉल ब्लैडर होती है तो इसको ए कैलकुलस कोलिसिस्टेसिस कहते हैं। इसे हमारे पास क्रिटिकल इलनेस, अगर कोई पर्सन जो क्रिटिकल इलनेस है मीन्स कोई हार्मोनल प्रॉब्लम उसमें है या कोई और उसके न्यूट्रिशनल वगैरह है या कोई बॉडी लॉस जिसका बॉडी वेट एक्सट्रीमली ज़्यादा मीन्स लॉस हो रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती, तो तब भी ये हमारे पास होता है। मेजर सर्जरी और सीवियर ट्रामा बर्न्स, या कोई बर्न हो जाता है या सीवियर ट्रामा एक्सीडेंट वगैरह में अगर गॉल ब्लैडर मीन्स एब्डामिन पे कोई चोट आती है और उसमें प्रेशर पड़ जाता है गॉल ब्लैडर पर, तो तब भी ये हमारे पास होता है। सेप्सिस के ज़रिए, सेप्सिस किसे कहते हैं कि हमारे पास इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन उसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह अगर वो वहाँ पे है तो उसकी वजह से होता है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ये भी प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से हो सकते हैं कि आप फास्ट में हो, साइटोकाइनिन रिलीज़ नहीं हो रहा, गॉल ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा, स्टेसिस हो रही है, बाइल की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया है। सिकल सेल डिजीज़ में भी ये प्रोड्यूस होता है। सिकल सेल डिजीज़ हमारे पास वो कि जब हमारे पास आरबीसी की शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है, तो ये सिकल सेल डिजीज़ तो क्या होते हैं कि इसमें हमारे पास हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, बिलरुबिन वगैरह ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो वो भी हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है कोलिसिस्टेसिस। सल्मोनेला इन्फेक्शन, सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया, लेकिन सल्मोनेला क्लास के जो बैक्टीरिया हैं वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। और डायबिटीज़ भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो वो भी हाई रिस्क पे है कि उसे ये ए कैलकुलस कोलिसिस्टेसिस हो जाए। साइन सिम्टम इसके क्या होंगे कि पेन, इट मे बी कोलिक आर रेफर्ड। कोलिक पेन वो पेन जो हमारे पास एब्डामिनल रीजन में कहीं पे भी पेन हो तो उसे कोलिक पेन, या तो आपको एब्डामिनल रीजन में कोई पेन होगा या रिफर्ड पेन हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ पे आपका जो गॉल ब्लैडर है इनडाइजेशन आपको होगी, क्योंकि एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। गॉल ब्लैडर में हमारे पास बाइल यहाँ से रिलीज़ होते हैं जो कि लिपिड्स को डाइजेशन करता है, उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है, ब्रेकअप करता है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ये इससे आपकी डाइजेशन ख़राब होगी, जिसे इंडाइजेशन कहते हैं। नाजिया आपको हो सकता है, फीवर होगा आपको। फीवर इसलिए होगा कि इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन, और उसकी मेन अलामत जो है उसमें फीवर होता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है हमारे पास, ये एसेसरी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपके एब्डोमिनल पेन होगा जो ऑलरेडी आपने खा लिया है या खा चुके हैं, उसकी डाइजेशन सही से हो नहीं रही तो क्या होगा कि आप एपिटाइट नहीं होगा। दूसरा फीवर आपको होगा तो उसकी वजह से भी आपको एपिटाइट नहीं होगा। और मर्फी साइन आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव होंगे, मर्फी साइन पॉजिटिव होंगे। तो अब मर्फी साइन क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं कि, लेकिन यहाँ पे एक छोटा पॉइंट है कि एमसी बर्निंग पॉइंट, व्हाट इज़ एमसी बर्निंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे आप देखें सॉरी कि MC burning a point on the abdomen wall that lies between the navel and at right anterior superior iliac spine, and that is the point where most pain is elicited by pressure in acute appendicitis। यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास पोर्शन जो है इसमें आप क्या करेंगे कि नेवल से नीचे राइट साइड की तरफ से आप सुपीरियर एलियक, ये जो पोर्शन है यहाँ पे इस जगह को कहते हैं सुपीरियर एलियक, ये एलियक पोर्शन है, ये भैया मैं आपको दिखा दूँ, ये एलियक पोर्शन है। और इससे ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं नेवल से नीचे और सुपीरियर एलियक, यहाँ पे राइट साइड पे, राइट एंटीरियर सुपीरियर एलियक पे यहाँ पे आप प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे आप प्रेशर लगाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल इसी जगह पे हम अपेंडिक्स चेक करने के लिए भी प्रेशर लगाते हैं, और यहाँ पे आपने प्रेशर लगाना होगा। लेकिन MS बर्निंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आप MS बर्निंग पॉइंट कहाँ पे होता है, नेवल के नीचे राइट एंटीरियर सुपीरियर के इलियक स्पाइन के साथ जब आप प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको पेन होगा। किस तरह होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मर्फी साइन, मर्फी साइन अ टेस्ट फॉर गॉल ब्लैडर डिजीज इन विच द पेशेंट इज आस्क्ड टू इनहेल। आप पेशेंट को स्ट्रेट लेटाएंगे, फ्लैट
ज़मीन पे या फ्लैट बेड पे, सही है। और पेशेंट को कहेंगे कि वो लंबी सांस ले। जब वो लंबी सांस ले, while the while the examiner finger or hook under the liver border at the bottom of the rib cage, ये रिब केज से नीचे आप प्रेस करेंगे। आप लीवर, पहले लीवर को आप वो कर ले, चेक कर ले फिंगर के ज़रिए। परकशन, इसे परकशन मुझे कहते हैं, या अब मैं भूल गया हूँ इसे क्या, इसे एक इसके लिए एक ज़बरदस्त सा वर्ड यूज़ होता है। आप रिब केज से नीचे उंगलियों को प्रेस कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि लीवर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो लीवर के बॉर्डर, बिल्कुल लीवर के बाद ये स्टार्ट होता है हमारे पास, ये गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे होता है। तो आप लीवर के रिब केज के नीचे लीवर के बॉर्डर पे यहाँ पे आप अपने फिंगर्स जो है वो प्रेस कर ले। और ये वही पॉइंट है जो हम प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुके हैं, MS बर्नी पॉइंट। तो इस पॉइंट पे आप अपने फिंगर को प्रेस करें और पेशेंट को कहें, पहले पेशेंट को कहें कि आप इनहेल कर ले। तो वो पेशेंट इनहेल कर लेता है, तो वहाँ पे आप प्रेस करते हैं। जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा, द इंस्पायरेशन काज द गॉल ब्लैडर टू डिसेंड onto the finger producing pain if gallbladder is inflamed। जब आप उंगलियां वहाँ पे रखते हैं और पेशेंट को इनहेलेशन क्या कहते हैं, तो वो फिंगर जो आपके हैं वो बिल्कुल गॉलब्लैडर के ऊपर आ जाते हैं। तो अगर गॉल ब्लैडर नॉर्मल हो तो कोई पेन नहीं होगी, लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो, वो इन्फ्लेम हो चुका हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो आप अगर उसको प्रेस करें और उसे इनहेलेशन का कहे, तो आपके फिंगर जो डायरेक्टली गॉल ब्लैडर पे जाते हैं। और चूंकि उसमें इन्फ्लेमेशन है तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है सीवियर पेन होता है। और ये एक साइन है कि आपको पता चल जाता है कि इस पेशेंट को जो है गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है या नहीं, इन्फ्लेमेशन है या नहीं। इसे मर्फी साइन कहते हैं। मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ कि हमारे पास रिब केज के नीचे लीवर के बॉर्डर के साथ यहाँ एक पॉइंट है जिसे हम MC बर्नी पॉइंट कहते हैं। इस जगह पे आप पेशेंट को कहेंगे कि आप इनहेल कर लें। जो ही वो एयर इनहेल करे, लंबी सांस ले, तब आप इस पोर्शन को प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे, अगर उसका गॉल ब्लैडर नॉर्मल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उसका गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन हो चुकी हो या इन्फेक्शन हो तो उसे सीवियर पेन होगा। और ये हमारे पास साइन है कि इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है। तो इसके बाद आप अगर इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT स्कैन करते हैं, जो भी करते हैं, तब आप एग्जैक्ट काज मालूम करेंगे। लेकिन ये आपको जनरल बताते हैं कि इसे गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है या नहीं है। ये मर्फी साइन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये MCQs में आता है कि मर्फी साइन जो है गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं कि गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम है या नहीं है। इसके लिए हम मर्फी साइन यूज़ करते हैं। और इसकी डिफिनीशन भी आ सकती है कि वो क्या होता है। इसमें हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, ये सब चीज़ें आपके MCQs में आ सकती हैं। मेडिकल डायग्नोसिस को क्या, एक तो हमने साइन सिंपल मालूम कर लिया कि हमें पता चल गया कि हाँ इसको गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है या नहीं है, इन्फ्लेम है या नहीं है। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होंगे कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, हम एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें भी हमें पता चल सकता है। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्ज़ाम, हम फिजिकल एग्ज़ाम उस पेशेंट का कर ले। फिजिकली क्या होगा कि वो उसकी स्किन जो हो ड्राई होगी, एपिटाइट उसे नहीं लगेगा, सही है। वो पेन होगी उसके बॉडी पे जो हमें नज़र आएगी, उसके फेशियल ग्रामस के, उसको फीवर होगा। एक तो इस तरह हमें फिजिकल एग्ज़ाम से पता चलता है। हिस्ट्री का हम पूछेंगे, हिस्ट्री में क्या आता है कि आप जो है हिस्ट्री में एक तो हम देख लेंगे मेल है फीमेल है, दूसरा अगर फीमेल है तो उसको प्रेगनेंसी प्रॉब्लम थी नहीं थी, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम कोई है, जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, सही है। इस तरह मेल जो है उससे हम पूछते हैं न्यूट्रिशन आप क्या लेते हो, ड्रग अब्यूज़ तो नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए ड्रग्स वगैरह तो नहीं यूज़ कर रहा उस ड्रग्स की वजह से। तो इसलिए आप हिस्ट्री लेंगे और फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। एब्डोमिनल CT स्कैन भी हम करते हैं, CT स्कैन ऑफ एब्डोमिन, उससे भी हमारे पास क्लियर हो सकता है। और ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, CBC में हमारे पास न्यूट्रोफिल, WBC, मैक्रोफेज, ये चीज़ें जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन रिस्पांस में प्रोड्यूस होते हैं, तो उस लेवल को हम चेक करते हैं इसमें ब्लड टेस्ट में।
ट्रीटमेंट इसकी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, हमने इंट्रावेनस फ्लूइड उसको देना है, चूँकि वो थ्रू ओरली कोई चीज़ ले नहीं सकता, ना तो उसे एपिटाइट लगती है, तो हम फ्लूइड वगैरह देंगे ताकि उसको जो बाइल वगैरह हो वो जो है वो कंडेंस ना हो, कंसनट्रेटेड ना हो, और दूसरा इसमें फ्लूइड की कमी ना आए। सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो उसको हम सर्जिकली रिमूव करेंगे, ऐसा ना हो कि उसकी इन्फ्लेमेशन जो है वो लीवर की तरफ आ जाए या कोई और आर्गन को ख़राब कर ले, तो हम गॉल ब्लैडर को सर्जरी के ज़रिए रिमूव करते हैं। और एक लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी है। देखो ये जो हमारे पास है ये सर्जिकल है, ये जो है ये सर्जिकल है, ये ब्लेड आपको नज़र आ सकता है, इस ब्लेड पे जो है यह गॉलब्लैडर को कट किया जा रहा है और उसको बाहर निकालेगा। ये दूसरा जो है इसको कहते हैं लेप्रोस्कोपिक मेथड। लेप्रोस्कोपिक मेथड क्या होता है कि हमारे पास एब्डामिन जो है इसमें इस तरह होल किए जाते हैं, 3 होल हमारे पास एब्डामिन में होते हैं, सही है। थ्रू 1 होल यहाँ पे कैमरा इंसर्ट किया जाता है, सेकेंड होल के ज़रिए और थर्ड होल के ज़रिए हुक्स सीज ब्लेड वगैरह इंसर्ट किए जाते हैं और इसको जो हमारे पास है इसको काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। एक होल से आपने कैमरा इंसर्ट किया, 2 होल से आप क्या करते हैं कि ब्लेड एक से इंसर्ट करते हैं, दूसरे से आप प्लकर वगैरह या कोई इस तरह चीज़ जो गॉल ब्लैडर को मीन्स उसे काट कर बाहर निकाले। तो लेप्रोस्कोपिक जो है ये मॉडर्न मेथड है। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि हमारे पास लेप्रोस्कोपिक में हम होल्स बनाते हैं बॉडी में, तो होल की जो वो वूंड जो होल के फॉर्म में है उसकी जो फीलिंग है वो बहुत तेज़ी के साथ होती है, और कट जो है कट की जो फीलिंग या वूंड जो है वो जल्दी से बढ़ता नहीं है। तो ये लेप्रोस्कोपी जो है मॉडर्न मेथड है और ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है, मीन्स इसमें पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम कम होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे कि इनलार्ज गॉल ब्लैडर जो है वो इनलार्ज होगा, एम्फीमिया होगा। एम्फाइमिया किसी की क्यों होगा कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है, और ख़ास कर ये लंग्स के पोर्शन में, मीन्स प्लूरल मेम्ब्रेन्स ऑफ लंग्स जो है वो इंटरनल लेयर ऑफ चेस्ट और लंग्स के दरमियान जो पोर्शन है उसमें फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। डेथ ऑफ गॉल ब्लैडर टिश्यू, गॉल ब्लैडर के जो टिश्यू हैं उनकी डेथ हो जाती है तो वो फंक्शनल से नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जस्ट फाइब्रस रह जाते हैं। परफोरेशन और रप्चर लीड टू पेरिटोनाइटिस। व्हाट इज़ पेरिटोनाइटिस? पेरिटोनाइटिस हमारे बॉडी में पेट में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम सेक्स है, सेक तेला, पेरिटोनियम सेक। तो अगर गॉल ब्लैडर रप्चर होता है तो उससे इन्फेक्टेड फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ आता है पेरिटोनियम कैविटी में, और उस कैविटी के वाल को जो है ये इन्फ्लेम कर जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं पेरिटोनाइटिस। और ये कब होगा? जब आपके पास परफोरेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की। कोलेंजाइटिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइलरी डक्ट, बाइलरी डक्ट वो डक्ट जिसके ज़रिए हमारे पास बाइल आता है, सही है, लीवर से बाइल आता है, बाइलरी डक्ट, और गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, तो ये बाइलरी डक्ट की इन्फेक्शन उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या 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 काम हमारे पास हो जाते हैं कि वो गॉल ब्लैडर खुद तो इन्फेक्टेड है, ये बाइल डक्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, और बाइल डक्ट के साथ फिर आपकी इन्फेक्शन जो है वो लीवर वगैरह की तरफ जाती है। तो इसलिए जब भी आपके पास इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हद से बढ़ जाए तो आपने गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होगा। एम्फाइसीमिया हो जा सकते हैं। देखो इसमें सिंपल आपके बॉडी के जितने भी सेक्स हैं, मींस एल्वियोलाई वगैरह है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, इन सब चीज़ों में हमारे पास जितनी भी बॉडी की कैविटी इनमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में अगर आपके पास बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैल सकता है, तो इसलिए गॉल ब्लैडर को फिर रिमूव कर दिया जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे? एक्यूट पेन रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन और प्रेजेंस ऑफ स्टोन। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो उसकी वजह से जो है वो बाइल जो है वो पास नहीं होगा, तब आपको पेन हो सकता है, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट करेगा आपके पास बाइल डक्ट पे।
और दूसरा इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको पेन हो सकता है। इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू एनपीओ स्टेटस एंड पॉसिबल एनजी सक्शन। अगर किसी को बाइल की प्रॉब्लम है, थ्रू ओरली वो कोई चीज़ नहीं ले सकता, एनपीओ पे होते हैं, नथिंग पर ओरल होते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, माउथ का म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन वो ख़राब हो जाते हैं, क्रैक्स वगैरह उसमें आ जाते हैं, क्योंकि आप फ्लूइड डिफिशियंसी में होते हैं, या तो आपको एनजी पास है, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन सिलाइवा वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता, या तो एनजी पास है, और या फिर क्या है कि आप खुराक वगैरह कोई चीज़ नहीं ले सकते माउथ पे। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटिंग टू पेन फ्रॉम हाई एब्डोमिनल इंसिजन। अच्छा, गल ब्लैडर की अगर आप सर्जरी कर ले, गल ब्लैडर को आपने रिमूव कर लिया ना, तो क्या होगा, देखो एक बात मैं आपको बताऊं, नर्सिस का मेन फोकस डायग्नोस और नर्सिंग इंटरवेंशन पे होता है। तो एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, उसके जो एब्डामिन है उसमें एक बड़ा सा कट लगा हुआ है, तो क्या होगा कि वो ब्रीथिंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि ब्रीथिंग के लिए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं चेस्ट से, एब्डामिन से। तो अगर किसी के एब्डामिन में बड़ा सा कट लगा हुआ है सर्जरी की वजह से, तो वो इतना ब्रीथिंग सही से नहीं ले सकता, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो इरेगुलर होगा। रिस्क फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए आपके पास रिस्क हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो है ऑपरेशन आपने किया हुआ है, तो उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है कि अगर आप जो क्या कहते हैं वूंड जो है उसकी सही केयर नहीं करते, तो आपके पास इन्फेक्शन हो सकता है ऑपरेशन के बाद, या आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई है बाइलरी मींस बाइलरी डक्ट जो है या बाइलरी ट्यूब के ज़रिए आपके पास एक्सटर्नल ड्रेनेज होती है, तो उसकी वजह से आपके पास इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एल्ट्रल लिपिड मेटाबॉलिज्म। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि बाइल क्या काम करता है, बाइल में हार्मोन होते हैं जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो आपके पास न्यूट्रिशनल लेवल आपका लो होगा, वो इम्पेयर्ड होगा, वो इस वजह से कि आपके पास फैट्स वगैरह की जो है मेटाबॉलिज्म ये सही से नहीं होती। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगे कि प्रोवाइड कंफर्ट मेयर एंड एडमिनिस्टर एनाल्जेसिस। एक ऑर्डर आपने उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना है, एनाल्जेसिक्स आप एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसको पेन ना हो। वाइटल साइन जो है आप उसके मेयर करें, मॉनिटर वाटर साइन फॉर साइन ऑफ परफोरेशन, वाटर साइन वगैरह आप चेक करें कि मीन्स उसके टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा, बीपी उसकी क्या है, परफोरेशन हो रही है, बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है, ये चीज़ इनके लिए आप वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। मैं एडमिनिस्टर एंटीबॉडी फॉर इन्फेक्शन एज ऑर्डर, अगर उसे कोई इन्फेक्शन हो चुका है या इन्फेक्शन का ख़तरा है तो आप वो क्या करेंगे, आप उसको एंटीबॉडीज़ भी देंगे। सही है। दूसरे क्या हमारे पास कि मॉनिटर एडवाइज द पेशेंट टू ईट लो फैटी फूड, क्योंकि बाइलरी डक्ट में प्रॉब्लम है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती नहीं है, तो आप पेशेंट को कहेंगे कि आप वो फूड यूज़ करें जिसमें लिपिड या फैट जो कम से कम हो। फ्रीक्वेंटली टर्न द पेशेंट एंड इनकरेज डीप ब्रीथिंग टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, टू प्रोटेक्ट स्किन एंड टू प्रोमोट कंफर्ट। आप उसको पोजीशनिंग बार बार चेंज करेंगे, उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो, स्किन प्रॉब्लम ना हो, स्किन की जो लेयर वगैरह वो प्रोटेक्ट रहे और उस पेशेंट को कंफर्ट हो। तो ये हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो थ्रू एसएमएस या ईमेल या आप हमें कमेंट के ज़रिए हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।